नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो कैसे हो आप सभी लोग। अपनी स्पेशल टॉपिक सीरीज चल रही थी। आज अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे पावर वेक्टर के बारे में कि पावर वेक्टर क्या होता है और पावर वेक्टर जो है किन सर्किटों का कैसा होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अच्छी लगे तो लाइक भी करें। देखो, मान लेते हैं कि अपने पास के वोल्टेज है और एक क्या करंट है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फेज का डिफरेंस होगा। अगर इस फेज डिफरेंस का मैं ले लेता हूं कोस, तो उसी कोस को ही आप क्या बोलोगे, पावर फैक्टर बोलेंगे। यानी कि दो प्रत्यावर्ती राशियां होगी, उन राशियों के बीच के कला कोण की कोजिया, क्योंकि कोस को कोजिया भी कहा जाता है, इस कोजिया को क्या बोलेंगे आप लोग, पावर फैक्टर बोलेंगे। अब बात आती है कि पावर फैक्टर जो होगा इसके फार्मूले क्या क्या बनेंगे यहां से। तो पावर फैक्टर के जो फार्मूले बनेंगे वो बनेंगे, देखो यहां फार्मूले कई तरीकों से बनेंगे। सबसे पहले अपने लेते हैं रेजिस्टेंस ट्रायंगल। ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस है और ये x होगा यहाँ पे और यहाँ क्या होगा, z होगा और ये होगा फाई। तो cos फाई जो होगा आपको पता है आधार और करंट का अनुपात होगा। तो यहां से जो पावर वेक्टर होगा cos फाई को क्या निकलेगा, r अपॉन में क्या मिलेगा, z मिलेगा। तो ये तो अपना जो पावर वेक्टर आया ये आया रेजिस्टेंस के ट्रायंगल से। अगर पावर ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ होती है ट्रू पावर, यहाँ होती है अपरेंट पावर और यहाँ कौन सी होती है, रिएक्टिव पावर। तो इसका मतलब जो cos फाई होगा, दूसरा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, cos फाई का वो बनेगा वास्तविक शक्ति बटा में अपरेंट पावर, और वास्तविक शक्ति को आप वाट में लिख सकते हो और अपरेंट पावर को वोल्ट एम्पीयर में लिख सकते हो। तो यहां से ये दो फार्मूले आप लोगों को दिमाग में रखने। तीसरा अगर अपनी बात करें पैरेलल सर्किट होगा तो cos फाई होगा, ये होगा G अपॉन में Y, यानी कि चालकता अपॉन में क्या होगा, एडमिटेंस होगा। क्योंकि यहाँ इसको उल्टा बनाएंगे, कैसे बनेंगे, ये G होगा, ये Y होगा और यहाँ क्या होगा, B होगा। तो ये बेस होगा, ये करंट का काम करेगा। उसके बाद में आता है अपने पास सिंगल फेज ऐसी सप्लाई जो होती है, उसका फार्मूला जो होता है वो ये होता है। तो यहाँ से cos फाई का अगर आप लोग फार्मूला निकालते हो तो P अपॉन में क्या आएगा, V आएगा। तो एक फार्मूला आप लोगों को यहाँ से ये भी याद रखना। तीन फेज सप्लाई जो होती है वहां आपको पता है कि टोटल जो पावर होती है वो होती है 3 इंटू प्रत्येक फेज की पावर। और ये cos फाई के फार्मूले आप लोगों को मैंने वहां भी बताए थे, P अपॉन में 3 VPIP होगा यहाँ से। इसी तरीके से P बराबर होगा वो √3 VLIL cos फाई होगा। अगर आप लाइन वोल्टेज लेते हो और लाइन में क्या करते हो, करंट लेते हो, तो यहां से cos फाई का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा P अपॉन में √3 VLIL। अगर फेजर डायग्राम लेते हो श्रेणी सर्किट का, श्रेणी सर्किट का फेजर डायग्राम देखें किस तरीके से लेंगे। मान लेते हैं कि R श्रेणी सर्किट है, तो आप लोगों को पता है कि सीरीज में के अंदर करंट का मान सेम रहेगा, रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज इन फेज होगी, जबकि कुंडली की वोल्टेज आगे चलेगी। इन दोनों का जो टोटल होगा वो ये होगा और यहाँ क्या आएगा, VL आएगा। ये वोल्टेज होगी, करंट होगी, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, फाई होगा। और ये बेस पर है, ये करंट पर है, तो बेस और करंट का जो अनुपात होगा, ठीक है। तो ये यहां से क्या मिलेगा, cos फाई का फार्मूला, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितनी और कुंडली पर टोटल वोल्टेज कितनी। इसी तरीके से अगर आप समांतर सर्किट का जो डायग्राम देखेंगे तो cos फाई का जो फार्मूला बनेगा यहाँ से IR अपॉन में क्या बनेगा, B बनेगा। तो ये पावर वेक्टर के जितने भी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा फार्मूला क्या सही नहीं है। अब बात आती है कि पावर वेक्टर जो होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी। पावर वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, तो आपको पता है 0 डिग्री से लेकर के ये 45, 60 और 90 तक अगर अपने इसको काउंट करते हैं तो cos 0 का मान 1 होगा, 30 का √3/2, इस तरीके से ये मान चलता रहेगा। यहाँ 1 होगा, यहाँ 0.86 होगा, यहाँ 0.707 होगा, इसका मान 0.50 होगा, ये 0 होगा। अधिकतम मान 1 होगा, न्यूनतम मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि पावर वेक्टर का अधिकतम और न्यूनतम मान होगा वो 0 और 1 के बीच में चेंज होगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं, किसी भी हाल में नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना, एंगल अगर बढ़ेगा तो ये पावर वेक्टर का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद में हमने बात करेंगे जो मशीनें होती है, मशीनों का पावर वेक्टर क्या होगा। तो ये यहां से आप लोग फार्मूले याद रखेंगे पावर वेक्टर के। और जो इसरो के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत आपने देखे भी होंगे
कि आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। मशीनों का पावर फैक्टर की बात करें तो अपने बात करते हैं ट्रांसफार्मर का और अपने बात करेंगे अल्टरनेटर। इन दोनों का जो पावर फैक्टर होता है वो डिपेंड करेगा लोड पर। लोड पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेजिस्टिव लोड है तो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा, अगर इंडक्टिव लोड है तो लैगिंग होगा, और अगर कैपेसिटिव लोड होगा तो वो क्या होगा, लीडिंग होगा। फिर ध्यान रखना, अपने बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर होगा वो डिपेंड करता है एक्साइटेशन पर। एक्साइटेशन का मतलब उत्तेजन पर डिपेंड करेगा। तीन प्रकार के एक्साइटेशन देंगे, लो, मीडियम और क्या देंगे, हाई देंगे। लो पर ये काम क्या करता है, लैगिंग की तरह काम करेगा, और मीडियम पर किसकी तरह काम करेगा, यूनिटी की तरह काम करेगा, टाइम पर काम करेगा, और यहाँ काम करेगा, लीडिंग पर काम करेगा। उसके बाद में ध्यान रखना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, कौन सी होती है, 3 फेज। इन सभी का जो पावर फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, लैगिंग होगा। उसके बाद में बात आती है डीसी मोटर। डीसी मोटर का जो पावर फैक्टर होगा ये हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। तो ये बात है आपको यहाँ मशीनों के बारे में याद रखनी है कि मशीनों का कौन सी मशीन का पावर फैक्टर होगा किस पर डिपेंड करेगा। इसी तरीके से अगर डीसी जनरेटर पूछा जाए तो वो भी क्या करता है, यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करता है, डीसी आपूर्ति प्रदान करता है। अब अपने बात करेंगे कि जो एसी सर्किट होते हैं उनका पावर फैक्टर किस बात पर डिपेंड करता है। तो यहां देखें, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से पावर फैक्टर चेंज हो रहा है। एक चीज मैं और बता देता हूँ कि सिंगल फेज मोटरों में एक सर्ज मोटर होती है या इसको सरंग मोटर भी कहा जाता है। इसका पावर फैक्टर, ये भी 3 प्रकार के पावर फैक्टरों पर काम करती है, मतलब ये लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पर काम करती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सिंगल फेज मोटर होती है वो तीनों पावर फैक्टर पर काम करती है, या लीडिंग पर काम कर सकते हैं या लैगिंग पर काम कर सकते हैं, तो वो सरंज मोटर होगी। 3 फेज की अगर बात की जाए तो सिंक्रोनस मोटर होगी। यहाँ इसका जो पावर फैक्टर होगा वो एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा, जबकि यहाँ ब्रश जोड़े जो होंगे, 3 जोड़ी ब्रश की ली जाती है, ब्रश जोड़ों की स्थिति पर इसका क्या किया जाता है, डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछा जाए किस मशीन की जो पावर फैक्टर होगा, किस मशीन का जो पावर फैक्टर होगा वो ब्रश की स्थिति पर डिपेंड करता है, तो होगा कौन सा, सर्ज मोटर। एक्साइटेशन पर पूछा जाए तो सिंक्रोनस मोटर। या ऐसी कौन सी मोटर है जो लैगिंग लीडिंग तीनों पर काम करती है, तो एक तो ये और दूसरी ये, तो ये 2 मोटर है अपने पास। उसके बाद में देखें, आज ये वीडियो मेरे को दोबारा बनानी पड़ रही है। अभी जो बना रहा था वहां वो वीडियो चली नहीं और उसमें केवल करप्ट हो गया वो, तो ये आप लोगों के लिए दोबारा मेहनत कर रहा हूं मैं। तो ऐसी सर्किटों के बारे में बात करेंगे हमने, या अपने सीधा सर्किट लिख देता हूं। देखो, डीसी सर्किट की बात करें तो डीसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा ये हमेशा क्या होता है, यूनिटी होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्योर जो रेजिस्टिव सर्किट होगा, यानी कि प्योर रेजिस्टिव होगा, तो उसका भी क्या होगा, यूनिटी होता है। प्योर इंडक्टिव जो होगा और प्योर जो क्या होगा, कैपेसिटिव होगा। इंडक्टिव का जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, 0 लैगिंग होगा, और इसका भी देखो 90 डिग्री का डिफरेंस होता है तो 0 होगा, आपको पता है cos 90 का मान 0 होगा। लेकिन इसमें करंट 90 डिग्री पीछे चलती है तो लैगिंग होगा, इसमें आगे चलती है तो क्या होगा, लीडिंग होगा। फिर बात करेंगे आरएल सर्किट की। आरएल सर्किट एक तो श्रेणी होगा और एक कौन सा होगा, समांतर होगा। इन दोनों का जो पावर फैक्टर होगा, इन दोनों का पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा, लैगिंग होगा। और ये बात आपको मैंने उस वीडियो में भी बताई थी जो आपने ऐसी थ्योरी पढ़ा था, कि आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि श्रेणी है या समांतर है। इसी तरीके से आरसी चाहे श्रेणी हो चाहे क्या हो, समांतर हो, इन दोनों का जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, हमेशा वो क्या होगा, लैगिंग होगा। तो ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी। उसके बाद में एलसी सर्किट होगा, चाहे श्रेणी सर्किट हो चाहे क्या हो, समांतर हो, इनका जो पावर फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब डिपेंड क्या करेगा, लैगिंग हो या लीडिंग होगा। अगर आप लोगों को यहाँ पूछा जाए कि एलसी श्रेणी सर्किट है, तो इसमें मैं कंडीशनें बता देता हूं। अगर एक्सएल बड़ा होगा, श्रेणी के अंदर बात करें हमने, तो यहां होगा लैगिंग। अगर एक्ससी बड़ा होगा और एक्सएल छोटा होगा तो यहां होगा लीडिंग। लेकिन अगर समांतर सर्किट होगा तब देखो क्या होगा, XL बड़ा XC छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ कुंडली में करंट ज्यादा जाएगी तो ये लीडिंग की तरह काम करेगा, और XC और XL होगा तो इस समय ये क्या करेगा, लैगिंग की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है।
अभी और बताऊंगा आरएलसी सर्किट और पढ़ेंगे भी इसके अंदर। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ से क्या हुआ ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में देखें आरएलसी सर्किट है सीरीज। तो पहली कंडीशन अपने लेते हैं एक्सएल बड़ा है एक्ससी छोटा है। तो इस समय एक्सएल बड़ा होगा तो ये क्या होगा लैगिंग होगा। और अगर दूसरी कंडीशन लेते हैं एक्ससी बड़ा है एक्सएल छोटा है तो इस समय क्या होगा ये लीडिंग होगा। अगर ये दोनों का मान बराबर हो जाए तो इस समय आपने रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ी होगी तो यहाँ पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा यूनिटी होगा। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद अगर आरएलसी समांतर सर्किट हो तो देखो क्या होगा। आरएलसी समांतर सर्किट होगा तो ये मैंने आपको बताया भी था उस समय भी। तो अगर आपकी पहली कंडीशन लेते हैं एक्सएल बड़ा है एक्ससी छोटा है तो इसका मतलब कुंडली में धारा कम होगी और संधारित्र में ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ लीडिंग की तरह ये काम करेगा। अगर दूसरी कंडीशन में लेता हूँ एक्सएल बड़ा है एक्ससी बड़ा है एक्सएल छोटा है तो इसका मतलब इसमें करंट का मान ज्यादा होगा तो यहाँ क्या होगा लैगिंग। तीसरी कंडीशन एक्ससी और एक्सएल अगर दोनों के मान बराबर होंगे तो क्या होगा यहाँ क्या होगा ये दोनों का मान बराबर होगा तो इसका मतलब यहाँ होगा यूनिटी। अब ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से होगा। अब पावर फैक्टर को सुधारने की जो विधियां जो होती है वो ध्यान रखना। तीन विधियां होंगी अपने पास। एक होगा सिंक्रोनस मोटर, एक होगा संधारित्र या कैपेसिटर बोल सकते हैं इसको आप लोग, और तीसरा होगा फेज एडवांसर या कला अग्रक इसको बोला जाता है एडवांसर। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर को गतिक संधारित्र भी बोल सकते हो और कैपेसिटर को स्थैतिक संधारित्र या स्थैतिक कैपेसिटर भी बोल सकते हो। इसको गतिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें घूमने वाले भाग होते हैं। अब ध्यान रखना लाइन को कौन सी पावर को डिलीवर करते हैं क्योंकि आपको पता है तीन प्रकार की पावर होती है। तो ये पावर जो डिलीवर करते हैं वो ध्यान में केवीएआर और ये पावर कौन सी होती है रिएक्टिव पावर करती है और वो भी कौन सी होगी लीडिंग रिएक्टिव पावर होगी। अगर ये लैगिंग प्रोवाइड करवाएंगे तो ये पावर फैक्टर को पीछे की ओर करेंगे। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना कि संधारित्र किस चीज को क्या करता है लाइन को देने का काम करता है जब पावर फैक्टर को सुधारता है। तो केवीआर या रिएक्टिव पावर या लीडिंग रिएक्टिव पावर क्या करता है प्रदान करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।